दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल ही में आईएमएफ ने डाटा रिलीज़ किया है पूरे वर्ल्ड में, जो टॉप इकोनॉमीज़ हैं कौन कहाँ पर ग्रो कर रही है, क्या स्टेटस है। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 पे ही आई है कि इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एज ऑन डेट हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2025 में हम 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे। जापान को हम बीट कर लेंगे। जापान आज की तारीख में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और 2027 में जो प्रोजेक्शन है उसमें हम जर्मनी को बीट करके नंबर 3 इकोनॉमी वर्ल्ड में जीडीपी रैंकिंग में हो जाएंगे। आज हमारी जीडीपी जो है वो 3.57 ट्रिलियन यूएस डॉलर की साइज़ है जीडीपी का। जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है, मोदी जी का भी प्रोजेक्शन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो हम 2025-26 में अचीव कर लेंगे। इस प्रोजेक्शन तो 2027 तक की है, तो जिसको हम 2026 में भी अचीव कर सकेंगे, जो अभी डाटा आया है उस हिसाब से। और 2024 में जो हमारी इकोनॉमी है वो 6.8% की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड है एज़ पर आईएमएफ। और इसको वर्ल्ड बैंक ने भी सर्टिफाई किया है और दोनों जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हिसाब से यही है। आज की तारीख में वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस है, बट उनकी ग्रोथ बहुत कम है, अराउंड 2% है। नंबर 2 चाइना है। चाइना की इकोनॉमी भी जो जीडीपी है वो भी श्रिंक हो रही है और हमसे काफ़ी नीचे है, अराउंड 4% उनकी जीडीपी प्रोजेक्शन ग्रोथ है। तो ये जो अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन है ये कैसे आई, इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जिसको हम आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं। 1991 में 90s और 91 में क्या ऐसा था कि हमारा कंट्री एकदम डिफ़ॉल्ट के कगार पर आ गया था। ऐसा क्या हुआ था और वहाँ से हमने किस तरह से टर्न अराउंड किया, तो आप सबको नहीं मालूम है तो बता देते हैं। 1990 एंड में हमारे 90s में, मतलब जो 3 साल में 90 से 92 के बीच में 3 गवर्नमेंट चेंज हुई थी। उस टाइम कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इंडिया के अंदर, भारत में। वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, वो नहीं चली, उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक डाउन आ गया। और उसके बाद चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई थी, तो वो बहुत कम टाइम तक रही थी, 6 महीने के अंदर उनका बिकॉज वो उनकी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उसमें मेजॉरिटी नहीं थी और वो फ्लोर के ऊपर डिफीट हो गई। तो उसके बाद इलेक्शंस हुए थे 1991 में, जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, बट ये फिर भी 5 साल पूरे सस्टेन करके गई, जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज़ में बीजेपी का पूरा सपोर्ट था पीछे से, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पर अपोजिशन लीडर थे पार्लियामेंट में। खैर, हमारा जो टॉपिक है हम उस पर रहते हैं। जो टॉपिक है कि 1991 में क्या फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो 90s के अंदर जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ मंडल कमीशन को लेकर, जिससे काफ़ी गलत इम्प्रेशन था इंडस्ट्री में, और लॉकडाउन रहे, रॉयट्स हुए कंट्री में, जिससे इकोनॉमी काफ़ी प्लंज में चली गई, नीचे बैठ गई। और वो उन्होंने कोई भी सही डिसीज़न नहीं लिए। आईएमएफ के पास उस टाइम पर जाते तो उनको अच्छा लोन मिल सकता था। उस टाइम कंट्री की पोजीशन अच्छी थी, बट वो पोजीशन नहीं बन पाई। और 1991 के अंदर मई के अंदर
कंट्री को जब चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी तो कंट्री की तब तक गल्फ़ वॉर भी शुरू हो गई थी और ऑयल, हमारी जो कंट्री का क्रूड ऑयल था करीबन 80% हम इंपोर्ट ही करते थे और गल्फ़ से ही हमारा ज़्यादा उस टाइम पर आता था। आज तो हम रशिया से भी लेते हैं, यूएस से भी आता है, बट उस टाइम पर हमारी डिपेंडेंसी गल्फ़ कंट्री के ऊपर थी। तो जब गल्फ़ में रेट काफ़ी चेंज बढ़ गए और यूएस डॉलर की पेमेंट क्राइसिस आई तो कंट्री के पास इतना फॉरेन रिज़र्व भी नहीं था कि हम 15 दिन से ऊपर का इंपोर्ट कर सकें। तो इस पोजीशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डेयरिंग स्टेप लिया। 47 टन ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड में मॉर्गेज किया गया। तो ये पोजीशन एक ऐसी थी जिसको चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने हैंडल किया उस टाइम पर, और इसको, ये क्राइसिस को करने के लिए, बिकॉज पब्लिक में ये बात नहीं जाए, उस टाइम पर ना तो ट्विटर होता था ना ही मोबाइल फ़ोन होते थे, तो फिर भी ये पब्लिक में लीक हो गई। ये कैसे हुई, इसका बड़ा एक फ़नी इंसिडेंस है। टॉपिक इज़ 47 टन ऑफ गोल्ड लाइंग ऑन द रोड। कुछ ऐसी पोजीशन बनी जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से ये गोल्ड कंटेनर में ट्रक्स में, मुंबई एयरपोर्ट, सहार एयरपोर्ट होता है, वहाँ पर जा रहा था ट्रक्स में। ऑन द रोड टायर पंचर हो गया और जो कमांडोज थे उन्होंने ट्रक को घेर लिया, जो उसके साथ एस्कॉर्ट्स चल रहे थे, बिकॉज वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और किसी भी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जाए। तो जो ऑन लुकर्स थे उनको भी समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है और इतनी कमांडोज यहाँ पर क्यों इस ट्रक को घेर के खड़े हैं, इसमें ऐसा क्या है। वहाँ पर भी क्लियर हो गया, बट जब एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर किसी फ़ोटोग्राफ़र ने, इंडियन एक्सप्रेस के फ़ोटोग्राफ़र ने उसको क्लिक किया और ये न्यूज़पेपर में ये खबर लीक हो गई कि हमारे कंट्री ने इतना सोना गिरवी रखवाया है वर्ल्ड बैंक के पास। खैर, वो इंसिडेंट्स के बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जीत कर आई और मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बने, 26 जुलाई 1991 को उन्होंने जो ऐतिहासिक बजट दिया पार्लियामेंट में, जिसमें रुपये को डिवैल्यूएट किया और कई सेक्टर्स को ओपनिंग किया गया, जिससे हमारी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आई और हम जो वो ट्रैक आया उसको आगे की गवर्नमेंट्स ने पकड़ते हुए चला। 1991 से 96 तक ये गवर्नमेंट रही। उसके बाद 96 में फिर हमारे कंट्री के अंदर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, बट तब तक फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी भी, जिसमें एच.डी. देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने और कुछ टाइम तक 13 महीने तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट भी रही इस पीरियड में। और फाइनली 1999 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 5 साल के लिए रही और जब वो 5 साल पूरे किए उन्होंने 2004 में, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था जब वो इलेक्शन में दोबारा जा रहे थे, इंडिया शाइनिंग। उस टाइम ये 5 साल एक गोल्डन पीरियड था कंट्री के लिए, 1999 टू 2004 वाजपेयी जी के टाइम पर, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत लो था कंट्री में और इकोनॉमी एकदम ओपन हो ही चुकी थी, जिसका स्टार्ट मनमोहन सिंह जी ने दिया था और पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिया था। पर पीवी नरसिम्हा राव जी को इसी के लिए भारत रत्न भी प्रोवाइड किया गया अभी इस बार की गवर्नमेंट द्वारा। तो जब ये इंडिया शाइनिंग हो रही थी, खैर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, बट रिजीम चेंज हुई और मनमोहन सिंह जी कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और कोलिशन गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने 2004 में। 2004 टू 2009 बहुत अच्छी जो ट्रैक चल रही थी उसको कंटिन्यूशन में रहा और कंट्री ने बहुत अच्छा ग्रो किया। हाँ, इस पीरियड में इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़नी शुरू हो गई थी, बिकॉज कांग्रेस के टाइम पर इन्फ्लेशन ऊपर ही रहती है। 2009 में से पहले 2008 में फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसको मनमोहन सिंह जी ने, बिकॉज वो एक्सपीरियंस हैंड थे और उनकी द्वारा ही बनाई गई पॉलिसीज़ को उन्होंने ही कंटिन्यू किया
और उसकी वजह से बड़े अच्छे तरीके से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैंडल हुआ उनके द्वारा ही। उसकी बदौलत ही 2009 में उनको इन थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ दोबारा उनकी गवर्नमेंट चुनकर आई 2009 में। बट 2009 टू 2014 जो पीरियड था, उस पीरियड में स्कैम्स काफ़ी आए, इन्फ्लेशन बहुत स्काई रॉकेट करके गई और कंट्री का जो डिफेंस था वो भी वीक रहा इस पीरियड में। बट हमारा जो टॉपिक है वो हम उस पर ही बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ में। जैसे जीडीपी हमारी आगे बढ़ती गई, उसमें कोई रुकावट नहीं आई और वो आगे ही बढ़ती गई। 2014 में नई गवर्नमेंट आई, तब 2014 के अंदर हमारे कंट्री का जो जीडीपी रैंकिंग थी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये मनमोहन सिंह जी का जो पीरियड था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 5 साल और 10 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये 15 साल का टेन्योर उन्हीं का था 30 साल में। तो इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक उन्हीं को जाता है और उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इकोनॉमी हैंडओवर की मोदी जी को, 10th रैंक पोजीशन पे आई। बट दूसरे सेक्टर्स अभी भी हमारे वीक थे, जिसमें डिफेंस एक सेक्टर था। खैर, हम आज बात सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ही कर रहे हैं। 2014 के अंदर जब ये गवर्नमेंट आई तो उससे पिछले 10 सालों में 2014 से 2023 में हम आ रहे हैं 9 साल में। 9 साल में हमारी इकोनॉमी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जो प्रोजेक्शंस हैं 2027 में, अगले 3 साल में हमारी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी। इसको हम 5 साल का टेन्योर ही मान सकते हैं, बिकॉज तीसरे से दूसरे आने में बहुत टाइम आगे लगेगा। इसका जो क्या ट्रैक होगा 2024 से अगले 10 सालों का, या हम कहाँ पहुँच सकते हैं, जो कहा जा रहा है कि क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है या बनेगा, और बनेगा तो कब तक बनेगा, इसके बारे में जो मेरी रिसर्च है इसके ऊपर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।